वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का सेक्शनल टेस्ट है 14th, हमारा पॉलिटी का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 63 की बात कर रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। 64 प्रोविजंस दिए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति होने से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 67 जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान है, इसमें ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या सारे आर्टिकल्स याद करने हैं आपको? देखिए, मेन वाले आर्टिकल सारे याद करने हैं, प्रीवियस ईयर वाले सारे याद करने हैं, तो उतने आपके टेस्ट से भी बहुत आराम से याद आपको हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा सही है? बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। जो ओथ और अफर्मेशन है आपका, वो है आर्टिकल 69, ठीक। आर्टिकल 66 आपका इलेक्शन है, आर्टिकल 67 आपका जो है वो है टर्म ऑफ ऑफिस, कि कितने टाइम तक वो ऑफिस बियर करेंगे, ठीक। तो आर्टिकल 68 क्या है ये आप बता दीजिए, फिर सारे प्रिपेयर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। आर्टिकल 68 आप कमेंट कर दीजिए। सेकंड, गलत आपको चुनना है, इनकरेक्ट, सेम आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बी गलत है आपका। आर्टिकल 55 है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 55 आपका ये गलत दिया हुआ है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस आपका आर्टिकल 56 है, ठीक। अब सुनिए, आपको आर्टिकल 52 पता होना चाहिए, क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। 54 क्या है? इलेक्शन प्रेसिडेंट का। 55 मैंने आपको बताया तरीका इलेक्शन का। 56 क्या है? 56 है आपका जो दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस। 57 क्या है? री इलेक्शन का कैसे है। 58 क्या है? 58 है क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको प्रेसिडेंट होने की। और 59 क्या है? कंडीशंस क्या है। 60 क्या है? ओथ, ओथ और अफर्मेशन। और 61 क्या है? महाभियोग चलाने का तरीका, इम्पीचमेंट का तरीका। आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 तो बहुत पूछता है, बहुत फेमस आर्टिकल है, ठीक है, सारे बता दिए आपको मैंने। थर्ड, आर्टिकल्स दिए हुए हैं फिर से। आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटीज। आर्टिकल 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। और 48 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है बिल्कुल। फोर्थ आपका 48 आपका क्या है? देखिए 48 है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48। अच्छा, तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और ये क्या है? ये आर्टिकल 50 है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है ना, डीपीएसपी। फोर्थ, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के अंतर्गत आने वाली कुछ धाराओं के संबंध में आपको गलत विकल्प चुनना है, जो इनकरेक्ट बताना है आपको। 101 के अंतर्गत मानहानि के संबंध में प्रावधान है, डिफेमेशन। और 316 आपकी धोखाधड़ी, फ्रॉड से रिलेटेड है। 315 आपकी अपहरण, किडनैपिंग से रिलेटेड है। और 63 बलात्कार, रेप से रिलेटेड है। ए हो जाएगा, ठीक। देखिए पहले क्या था, 101 में ना अभी जो है फिलहाल वो मर्डर है, पहले वो 302 लगती थी ना, तो अब ये 101 लगेगी, ठीक है। तो आपकी हत्या है इसमें, ठीक। फ्रॉड ठीक दिया हुआ है, ये ठीक दिए हुए हैं, सारे चेंज हो गए हैं। डिफेमेशन जो है अभी जो है फिलहाल 354 है, पहले 499 और 500 होती थी डिफेमेशन, अभी 354 है डिफेमेशन, और ये मर्डर है।
5th, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय कुछ राज्यों को भाग ए के अंतर्गत शामिल किया गया था। इनमें से कौन सा राज्य उन राज्यों में से नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। एट दैट टाइम सम स्टेट्स वर इंक्लूडेड अंडर पार्ट ए। कौन सा नहीं है इनमें से? असम, बिहार, राजस्थान, एमपी। ये आपका राजस्थान नहीं है। ठीक, इसमें आपके आते हैं असम, बिहार, आपका बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी है और वेस्ट बंगाल है पार्ट ए में जो आते थे। 6th, धन विधेयक, मनी बिल की बात हो रही है। इसे आप सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते। लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद ही इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है, मतलब इसको आप रीस्टैब्लिश कर सकते हैं ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। लोकसभा एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है रिकमेंडेशंस राज्यसभा की। और यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है तो इसे तय सीमा के भीतर पारित माना जाएगा। मतलब राज्यसभा नहीं दे रही वापस 14 दिन में, तो मतलब पास है फिर ये, उनका कोई खास इसमें लेना देना है नहीं। तो बी हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड गलत हो गया। देखिए, ये इंट्रोड्यूस ही होता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता ये इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो और ये रीस्टैब्लिश होता है कैसे? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पे रीस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, और अगर लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती कोई भी रिकमेंडेशन तो इसको पास माना जाता है इसके ओरिजिनल फॉर्म में, आप जानते होंगे। और इसको सिर्फ मिनिस्टर कर सकता है इंट्रोड्यूस, प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। 7th, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल आपका विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकार, कार्मिक मंत्रालय है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बताइए, सी हो जाएगा ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपका क्यों गलत हुआ? देखिए, इंटरस्टेट काउंसिल आपका आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय में। ठीक है, तो ये तो आप नहीं गलत कर सकते, बाकी ठीक दी हूं मैं। 8th, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है? आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, बताइए। वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान। गंदे क्वेश्चंस हैं पर आते हैं, क्या करें। तो ये डी में सबसे कम है, देख लीजिए, सब में ही बता देती हूँ मैं आपको। वेस्ट बंगाल में है आपके 41। ये लोकसभा पूछ रहा है, राज्यसभा? लोकसभा पूछ रहा है, पता तो आपको दोनों के ही होने चाहिए। 41। गुजरात में है आपके 26 सीट्स, कर्नाटका में है आपके 28 और राजस्थान में आपके 25 हैं। तो इनमें से सबसे कम ये हो गए। ठीक, यूपी के बताइए कितने हैं? यूपी के राज्यसभा लोकसभा दोनों पता होने चाहिए आपको। यूपी में 31 तो हैं आपकी राज्यसभा सीटें और 80 हैं लोकसभा। 9th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है। मैंडेटरी टू गिव द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द सेंश्योर मोशन। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। सेंश्योर मोशन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर है आपका निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए होता है। इट इज ब्रॉट टू कंडेम सर्टेन पॉलिसीज और एक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना आवश्यक होगा। अगर ये पास हो जाए तो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिजाइन। बताइए क्या होगा आंसर? सी, 1, 2 और 3। देखिए, सेंश्योर मोशन में नहीं होता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है ना। तो ये सेंश्योर मोशन अगर पास हो भी जाए तो नहीं, जरूरी नहीं है कि रिजाइन करेंगे। 10th, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, संशोधन अधिनियम सारे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था? वर्ड कैबिनेट इंक्लूड किया गया था, आर्टिकल 352 में पूछ रहा है। बताइए, 18th, 42nd, 44th। तो ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से आया था।
11th, मंत्री परिषद के संबंध में आपको सही बताना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है। ये एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इट्स अ बिग बॉडी। इसके कार्य मंत्रिमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। फंक्शंस इसके कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को कार्यान्वित करता है। ये इंप्लीमेंट करता है डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट को। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और संविधान के अनुच्छेद 77 और 78 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन आर्टिकल 77 एंड 78। ए ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है ना? फोर्थ गलत हो गया भाई। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और इसको आर्टिकल 74 और 75 में डिस्क्राइब है ये तो भाई नहीं हो सकती चीजें गलत, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसका साइज कितना होगा, क्लासिफिकेशन कितना होगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है संविधान में, आपको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब तो खैर सही कर ही लेंगे आप, सिंपल सिंपल चीजें। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आपको बताना है, क्या फीचर्स हैं। सही विकल्प चुनना है। दोहरी कार्यकारिणी, डुअल एग्जीक्यूटिव। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोहरी सदस्यता, डुअल मेंबरशिप। निचले सदन का विघटन होना, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, नहीं, फ्यूजन ऑफ पावर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म का। और देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्या सिमिलैरिटी है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जरूर से। 13, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मिनिमम एज बोल रहा है 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, और गवर्नर बनने के लिए आपको कितने साल का होना पड़ेगा? 35 कम से कम, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 35। इन करेक्ट बताना है आपको। बी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना पड़ेगा कम से कम, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए बताइए जरा। 14th, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए 21, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के लिए 18 साल, एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में चाहिए अगर आपको तो 15 साल, और रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर 18 साल। बताओ, ये आपका बी हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। देखो, इलेक्शन जो है आपका, इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए भी आपको 21 साल का होना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री 14 ईयर्स। 15, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। गवर्नर प्रेसिडेंट को। लोकसभा का स्पीकर प्रेसिडेंट को। बताइए, करेक्ट बताइए। बी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हैं वो देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर देते हैं स्पीकर को। इनका आपस में चलता है, प्रेसिडेंट को नहीं चलता इनका। 16, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहले मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला। पहले केंद्र सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर MC सितलवाद। और पहले अटॉर्नी जनरल गणेश वासुदेव मावलंकर। सही बताना है आपको कौन सा है। ए ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। थर्ड क्यों गलत हुआ? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे पहले निट्टूर श्रीनिवास राव, NS राव। पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सिटालवाड, ठीक। और गणेश वासुदेव मवलंकर कौन थे फिर? ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। 17, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? कैलकाटा, केरला, मद्रास, बॉम्बे। बॉम्बे आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकाटा हाईकोर्ट में आता है अंडमान एंड निकोबार, जिन्हें नहीं पता उनके लिए है। केरला के हाईकोर्ट में आता है लक्षद्वीप, बहुत फेमस कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और मद्रास में आता है पुडुचेरी। और बॉम्बे हाईकोर्ट में आता है आपका ये दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। 18,
गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। डोंगरी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? 2003 में। कहाँ बोली जाती है? जम्मू और हिमाचल प्रदेश में। बोडो को मिला 2003 में, असम वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। नेपाली को मिला 1992 में, सिक्किम वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। और सिंधी को मिला ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस 1967 में, गुजरात, राजस्थान, एमपी में बोली जाती है। डी गलत हो जाएगा ना। सिंधी, आप मुझे एक बात बताइए, गुजरात, राजस्थान, एमपी में कहां से बोली जाएगी? महाराष्ट्र में बोली जाएगी। सिंध उधर वाला इलाका हो गया। ठीक, नेपाली ठीक दिया हुआ है, ये भी ठीक दिया हुआ है। 19th गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी? 14 थी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। और आर्टिकल 343 क्लॉज 1 क्या कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या है? हिंदी, देवनागरी लिपि में। 348 क्या कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, वो इंग्लिश में होंगी, अदरवाइज अगर ना कहे तो हाई कोर्ट। मतलब ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान न करें, संसद कह दे नहीं अब तो हिंदी में होंगी, उसके अलावा ऐसा ना करे, जब तक तो नहीं कर रहा संसद, तब तक इंग्लिश में होंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य 2010 में संस्कृत भाषा को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये गलत है। और ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है, 2010 का नहीं है, ये 2019 में किया है हिमाचल प्रदेश ने ऐसा, इसलिए गलत हुआ है आंसर। 20 निम्नलिखित राष्ट्र दलों को उनकी स्थापना के वर्षों के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेशनल पार्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई चौथा पहले आएगा ये तो आप बता ही देंगे, इसमें क्या है? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी आपकी 14 अप्रैल की है 1984 की। भारतीय जनता पार्टी आपकी 6 अप्रैल की है, ध्यान रखिएगा ये दोनों अप्रैल की हैं, 1980। सीपीआई मार्क्सिस्ट 1964। ये भी बताने की बात है क्या? 1885। आम आदमी पार्टी का बताओ जरा वर्ष, आम आदमी पार्टी का 21। कौन राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है? हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वाइस प्रेसिडेंट। बी हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ कैग और वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है। 22 सही विकल्प चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था, नेशनल एम्बलम। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग। और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है, इसे 22 मार्च 1950 को अपनाया गया था। सी हो जाएगा सही। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक हो गया। नेशनल कैलेंडर जो है उसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957। 23 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया है? द फर्स्ट वन टू बी एस्टैब्लिश्ड। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। डी हो जाएगा। देखो, मणिपुर आया 2013 में, मेघालय आया 2013 में, त्रिपुरा आया 2013 में, सिक्किम का आया था 1975 में। 24 किन राज्यों की विधानसभाओं में 200 या 200 से ज्यादा सीटें हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 200 से ज्यादा सीटें। केरला, यूपी, कर्नाटका, राजस्थान। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। केरला की तो है 140, यूपी में है 403,
कर्नाटका में है 224 और राजस्थान में कितनी है? 200 है। 25। निम्नलिखित में से उन राज्यों का चयन करें जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आंध्र प्रदेश, एमपी, कर्नाटका, बिहार, यूपी। कुल 6 राज्यों में है तो पता ही होगा आपको कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, एमपी हटा दो, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, यूपी है, प्लस एक और है, कौन सा? तेलंगाना। 26। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में से किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं ये? रीजनल काउंसिल्स बनी हुई हैं, किस में आते हैं ये? नदरन में, सेंट्रल में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में? सी हो जाएगा, ईस्टर्न में आते हैं। देखो मेरी बात सुनना, मैं आपको बता देती हूँ। नदरन में आते हैं, आप नोट कर लो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली, नदरन का। सेंट्रल में आते हैं आपके यूपी आता है एक तो, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, और इसका कहां पे है? प्रयागराज। ईस्टर्न में आते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हेडक्वार्टर है कोलकाता। वेस्टर्न में आते हैं आपके गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, और हेडक्वार्टर कहां होगा इसका? मुंबई। 27। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र किस जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं? किस वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में आते हैं ये? गोदावरी, नर्मदा, रावी, ब्यास, कावेरी। ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में आते हैं। देखो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल याद रखना, गोदावरी वाला जो आया था ये आया था 1969 में, और इसमें आपके आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, जहां से भाई वो नदी बहती है। नर्मदा वाला भी 1969 का है। इसमें आपके आते हैं राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। रवि और ब्यास वाला है आपका 1986 का। इसमें आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है तो इजी है। ये है 1990 का कावेरी वाला। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी आता है इसमें। ठीक है। 29। भारतीय संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र 1947 में आयोजित नहीं किया गया था? नॉट हेल्ड इन 1947। बताओ। तो ये 6th सेशन नहीं हुआ था। देखो शुरू कब हुए सेशन, पहला सेशन कब हुआ था आपको पता है? 9 दिसंबर को हुआ था, 9 से 23 दिसंबर 1946 को। फिर जाते 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 जो आपका 6th सेशन था, 5th भी तभी हुआ, अगस्त में हो गया था ये। 6th सेशन हुआ था आपका जनवरी 1948। तो ऐसे सवाल भी आ जाएंगे कई बार। 29। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स। अब्दुल रब निश्तर, असफ अली, सी राजगोपालाचारी, आई चुंद्रीगर। सी हो जाएगा। इंटरिम सरकार को देखो आपको सारे पता होने चाहिए। जो अब्दुल रब निश्तर थे इनको पोस्ट और एयर वाला मिला था डिपार्टमेंट। असफ अली को मिला था आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट। चुंद्रीगर को मिला था आपका कॉमर्स। ठीक है, तो सारे पता होने चाहिए। 30। 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट और इंटरिम सरकार दोनों पता होने चाहिए, मेंबर्स और कौन से डिपार्टमेंट होल्ड कर रहे थे ये। ठीक है, तो सरदार, देखो पहले आप इनकरेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर साइंटिफिक रिसर्च। राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई, रेलवे ट्रांसपोर्ट। षणमुगम शेट्टी, फाइनेंस। तो ये गलत हो गया। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास नहीं था, ये वाले सारे जेएल नेहरू के पास थे, ये वाले। ठीक है, अच्छा सुनो, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब, और ये ठीक दिए हुए हैं। 31। राज्य सूची के विषयों के संबंध में आपको गलत बताना है, स्टेट लिस्ट के संबंध में। राज्य का सार्वजनिक ऋण, प्रति व्यक्ति कर, स्टेट पब्लिक डेट, पर कैपिटा टैक्स, मूल्य नियंत्रण, आर्थिक सामाजिक योजना, प्राइस कंट्रोल, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मत्स्य पालन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फिशरीज, कृषि आय पर कर और उद्योग, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम और इंडस्ट्रीज। बताओ। बी हो जाएगा। तो प्राइस कंट्रोल और आपके जो ये हैं इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के सब्जेक्ट्स हैं।
थोड़े थोड़े तो याद करने पड़ेंगे कौन सा किस में है, ठीक है ना। बाकी ठीक दे रखे हैं। 32 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान हमने कहां से लिया है? जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान जापान के संविधान से लिए गए हैं। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और संवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक दिए हुए हैं, ये तो आपको सारे याद होने चाहिए। कौन सा कहां से लिया गया है? 33। डरना नहीं है इन क्वेश्चंस को देख के, कोई बात नहीं। 124th संशोधन की बात हो रही है, 124th अमेंडमेंट बिल 2019। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विधेयक 9 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिल की बात हो रही है ये। प्रेसिडेंट ने इसको मंजूरी दी 12 जनवरी 2019 को, और गैजेट भी इशू किया गया जिससे ये बिल बना। विधेयक पर एक गैजेट जारी हुआ जिससे कानून बदला। 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश एक सरकारी आदेश के माध्यम से इस प्रावधान को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। और सेकंड स्टेट कौन सा बना? यूपी। बताओ कौन सा करेक्ट है? बी ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हो गया? फरवरी 18 को उत्तर प्रदेश तीसरा बना स्टेट। तो पहले दो स्टेट कौन से हैं जिन्होंने इसको पारित कर रखा है? वो है आपके गुजरात है और फिर झारखंड है। ठीक, तो यूपी जो है वो तीसरा बना है। 34 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन, इसलिए आया था ये। 101वां किस लिए आया था? जीएसटी। और 103 ये आया था कि 10% रिजर्वेशन देंगे इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट को। वीकर की स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए। बताओ, ये तो अभी ऊपर देख के आए हो। ये 103 था 2019, 18 में कहां से आ गया ये? तो ये तो ऊपर ही आ गया आपका आंसर इससे। 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको सही बताना है। ये नकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने से रोकते हैं। दे आर नेगेटिव बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्टिंग ऑन सर्टेन इश्यूज। ये न्याय संगत हैं और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। दे आर जस्ट एंड दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट इफ दे आर वायलेटेड। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। ये कानूनी तौर पर वैध हैं, दे आर लीगली वैलिड। इन्हें लागू करना किसी अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है, सॉरी रिक्वायर्ड है। तो बताना आपको करेक्ट कौन सा है। बी ठीक है। 1, 2, 3 और 4, फिफ्थ गलत हो गया ना। लेजिस्लेशन नहीं चाहिए इनको, ये ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाते हैं, है ना, तो नॉट रिक्वायर्ड। 36 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल दिए हुए हैं वही 371A मिजोरम से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस विशेष उपबंध, 371B असम, सी मणिपुर, एफ सिक्किम। बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। बी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब सुनना प्लीज, मैं आपको बता देती हूँ सारे। देखो आर्टिकल सिर्फ 371 आ जाए अगर, तो क्या होगा? महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है, एमजी 371 एमजी ऐसे याद कर लो। 371A आ जाए तो ए जो है वो आपका नागालैंड है, ठीक। बी असम है, सी मणिपुर है। अब डी देख लो, डी है आपका आंध्र और तेलंगाना। ई देख लो, ई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना आंध्र प्रदेश में, चलो छोड़ दो ये तो नहीं पूछेगा। एफ ठीक दिया हुआ है, सिक्किम है। जी, जी है आपका मिजोरम। जी है आपका मिजोरम जो हमारा गलत हुआ। एच है आपका अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रही हूं मैं। आई है आपका गोवा, और एक है आपका ओ, ओ है आपका कर्नाटका, ठीक है। तो ये पूछता रहता है रिपीट मोड पे, तो ये याद कर लो सारे। 37 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल और वही सेम चीज। 170 विधान परिषदों की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर। 80 कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना। 76 आपके अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भारत के।
ये आपका सी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। 170 लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो काउंसिल क्या है? 171, ये काउंसिल है। 38 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों और कर्तव्यों को लगाने के संबंध में विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। वेरियस आइटम्स रिगार्डिंग इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, वो 7 शेड्यूल में दिए हुए हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी हर स्टेट में, वो कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। और इसको होल्ड पे रखा हुआ है 2026 तक, इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी को छोड़ के, उसमें लगती है। इनकरेक्ट बताना है, सी गलत है। देखो 243 एम ठीक है आर्टिकल, लगती कहां का है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सारी यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। आपको नहीं लगा कि पुडुचेरी क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? स्पेशल तो दिल्ली है ना। 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान ने शुरू में 15 वर्षों की अवधि के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। इनिशियली ये कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल मैटर्स फॉर 15 ईयर्स। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों की जांच का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। वर्क ऑफ स्क्रूटनी ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ सेंटर ऑल्सो एंड स्टेट्स ऑल्सो। राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन करती है। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत्स। सही है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। 40 समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अनुच्छेद 39 डी घ क्लॉज डी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज डीपीएसपी। भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दीजिए, आप डिसॉल्व कर दीजिए। मान लेते हैं इनकी बात। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 1929 में कांग्रेस ने इसी दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो पहला और दूसरा सही है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन मनाया था, लेकिन 1930 में मनाया था। अब कौन सा अधिवेशन था वो कांग्रेस का, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चलिए 41 देख लीजिए। गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का 73rd 1992 भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या हुआ था इससे? भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम वर्ष 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इंडिया में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1986। 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन 24 अगस्त 1946। दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 274 के तहत दंडनीय है। अडल्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। बी हो जाएगा गलत। क्यों? पीसा एक्ट 1996, पीसा जिसको बोलते हैं। 42 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। हमारे देश के पहले लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। फर्स्ट लोकपाल जज पिनाकी चंद्र घोष। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की पहली अनुशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक कमिश्नर एट द स्टेट लेवल वाज मेड बाय एआरसी। ऑम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। जो इंडियन मॉडल है ऑम्बुड्समैन का, वो लोकपाल है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण की सिफारिश की थी, वे अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, जो चेयरमैन थे एआरसी की, जिन्होंने कहा था फर्स्ट टाइम कि लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए। दैट ही वाज गुलजारी लाल नंदा। इनकरेक्ट बताना है आपको। डी गलत हो जाएगा। मोरारजी देसाई थे, ठीक है, जो चेयरमैन थे वो एम देसाई थे। 43 गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये देखो हिस्ट्री में भी आता है, ये पॉलिटी में भी आता है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। और ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो ये ठीक दिए हुए सारे, कोई गलत नहीं है इनमें से। 44 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके अंतर्गत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट से पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था इंडियंस का। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की पावर मिल गई थी, डिबेट ऑन दी बजट। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। दोनों ठीक है। 45 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा किया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। डायरकी वॉज एस्टैब्लिश्ड। करेक्ट बताना है। ये भी दोनों ठीक है। 46 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो आया था। और 1919 से ही भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार भारत विधायिका को द्विसदनीय, भी देखा ना आपने, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो 6 स्टेट्स देखी, तो ये शुरू कब हुआ था 1919 से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजन वाज मेड फॉर रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेचर। पहला और दूसरा ठीक है। ये तो बहुत बाद में आया, वुमेन की बात तो बहुत बाद में शुरू हुई थी, 1935 से आया था ये। 47 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में आयोजित की जानी थी। 1919 से आया कि सेपरेट एग्जाम होगा, पहले एग्जाम लंदन में होता था कि इंडिया में होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधानमंडल की अंतिम चुनाव वर्ष 1945 में हुआ था। जो लास्ट इलेक्शन हुआ वो 1945 में हुआ। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। प्रेसिडेंट्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। कौन से आर्टिकल में है ये बताइए जरा। तो गलत कोई नहीं है इनमें से। 48 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया था। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया और राज्यों में दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में दोहरा शासन लागू कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द डुअल रोल इन द स्टेट्स वाज अबॉलिश्ड एंड डुअल रोल वाज इंप्लीमेंटेड एट द सेंटर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन का। इनकरेक्ट बताना है आपको। इनमें से भी कोई गलत नहीं है। 49 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था। मतलब डायरकी को हटा के प्रोविंशियल लेवल पे और इंप्लीमेंट कर दिया सेंटर पे। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इनमें से कोई नहीं। ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 50 सही विकल्प चुनना है आपको। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में संघीय शासन का प्रावधान स्टार्ट किया। 1919 से आया फेडरल गवर्नेंस। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। रेसिडुअल पास जो थी यूनियन में, जो स्टैब्लिश हुई थी 1935 में, दैट वर गिवन टू गवर्नर जनरल इस एक्ट से। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है, मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत सरकार अधिनियम 1858 से बर्मा भारत से अलग हुआ था। करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं। तो बस बी ठीक है। देखो, फेडरल गवर्नेंस का 1935 से आया प्रावधान, ये भी 1935 से आया और ये भी 1935 से आया। ठीक, तो ये शगुन का सवाल है। टेढ़ी हंसी हंसो चाहे कैसी हंसो, हंसो पर हंसते हुए पढ़ो। इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने सामने रखा था, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिप्स मिशन ने विचार दिया था कि एक निर्वाचित संविधान भारत को भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए।
that elected constituent assembly should propose to frame the constitution of India. कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इट वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946. बताओ, तो ये डी हो जाएगा. नन ऑफ दिस, सब सही है. 52 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई. फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट 24 अगस्त 1946. 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद में उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे. डेप्यूटी चेयरमैन वाज जवाहरलाल नेहरू. संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था. मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज. संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी. फर्स्ट मीटिंग जो थी दैट वाज प्रिजाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इनकरेक्ट बताना है आपको. डी. आप भी जानते हैं ये फ्रेंच प्रैक्टिस होती थी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. 53 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन. भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आया और अधिनियमित किया गया, मतलब अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड. बी आर अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुने गए थे. बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी. ही टॉक्ड अबाउट पोस्टपोनिंग, की स्पेलिंग गलत है. अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स. ये ठीक है. ये बात कही थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने. ठीक है. 54 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई. 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था फजल अली की अध्यक्षता में. 15 महिला सदस्य थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता था. सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा वाज मेड द प्रोटेम स्पीकर. ये ठीक है सारे. 55 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन. 170 क्लॉज 2 किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है. नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्टेट असेंबली डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन. सदन तथा राज्यपाल के बीच विधानसभा का अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है. ओनली द स्पीकर ऑफ द असेंबली एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाउस एंड द गवर्नर. दिल्ली, लक्षद्वीप और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. और आर्टिकल 166 के अनुसार संसद को विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अधिकार है. पहला और दूसरा ठीक है. तीसरा क्यों गलत हुआ? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप नहीं, पुडुचेरी. और 169 आर्टिकल है ये. 56 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन. संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई थी. जो प्रोसीडिंग्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दे वर स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946. 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प पारित किया गया. बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली पास्ड ऑन जनवरी 22, 1947. फिर बाद में इसको प्रियम्बल बोला गया, चेंज कर दिया गया. 22 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया. ड्राफ्ट कमेटी बनी थी बाय रेजोल्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला और दूसरा ठीक है. क्यों गलत हुआ ये? देखिए, ये आपकी सॉरी ड्राफ्ट कमेटी जो आई थी ना, ये 29 अगस्त 1947 को आई थी, जुलाई नहीं. 57 ये बड़ी समितियां हैं, मेजर कमिटीज, उनका आपको बताना है कौन क्या है. संघ शक्ति कमेटी, यूनियन पार्स कमेटी, बी आर अम्बेडकर. संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जे एल नेहरू. प्रांतीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, आपकी सरदार पटेल. और संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
बी हो जाएगा ठीक। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, पहला गलत हो गया। पावर्स कमेटी के थे जेएल नेहरू। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। 28 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है? कौन से हैं ऐसे प्रोविजंस जो स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड हो सकते हैं? ओनली एन आएगा, एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी रीति, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। और वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल। तो ये डी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है सब। ये मेजोरिटी सारी याद कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी किससे क्या होता है। सर का भी एक वीडियो है बहुत अच्छा, ज्ञान सर का, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, उसमें सब डिफरेंस बताए गए हैं और सारी चीजें, अगर आपको अलग से प्रिपेयर करना है। अदरवाइज आप एक लिस्ट बना के भी कर सकते हैं। 59 सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 8 में 239 से 242 तक आर्टिकल्स में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये सब आपसे पार्ट्स पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा। पार्ट 8 किससे रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरीज। फिर पंचायत किस में है? पार्ट 9 243 से 243 ओ। म्युनिसिपैलिटी किस में है? पार्ट 10 243 पी से 243 जेड जी। तो ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है। म्युनिसिपैलिटी है आपकी पार्ट 9 ए में, है ना, 243 पी से 243 जेड जी। ठीक है। पर टू पार्ट कौन सा है? सॉरी मैंने ऊपर लगा दिया ना, एक सेकेंड। ये पार्ट, हाँ म्युनिसिपैलिटीज तो पार्ट 10 दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये पार्ट आपका 9 ए है। 60 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे, कैलीग्राफर। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया एसएन मुखर्जी ने, कैलीग्राफी हिंदी वर्जन का। करेक्ट बताना है। पहला दूसरा ठीक है। ये जो है ना हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी जो की थी, एसएन मुखर्जी ने नहीं की थी, ये आपकी की थी, नाम देखना पड़ेगा आपको, वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, नॉट एसएन मुखर्जी। 61 सही विकल्प चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली था, जिसमें चुनाव जीतने के लिए अवैध सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। 1979 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के पक्ष में आए चुनावी नतीजे को रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। बताइए कौन सा ठीक है? पहला और दूसरा एकदम ठीक है। देखिए ये जो वर्डिक्ट आया था ये 1975 वाला केस है। ये कुछ केसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, 6 साल के लिए बैन लग गया था। फिर 62 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को 52nd संशोधन अधिनियम 1985 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, इट वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। आर्टिकल 248 क्या कहता है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें टैक्सेशन है इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस हैं 5th और 6th शेड्यूल में इन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये आर्टिकल 246 है।
63 42 संवैधानिक संशोधन 1976 से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड्स जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, SIS, सिस, ऐसे याद कर सकते हो इन्हें आप। और उल्फा नामक उग्रवादी संगठन मेघालय राज्य से संबंधित है, बताइए। तो पहला आपका ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखने हैं वर्ड्स, पूछ लेता है कई बार। उल्फा किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ए से असम है, ठीक है। 1979 में आई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। 64 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केसी वियर, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहा था मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। आइवर जेनिंग्स ने भारत की संसदीय प्रणाली को कैबिनेट सिस्टम कहा था। और टीटी कृष्णमाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा था इमरजेंसी प्रोविजंस को। पार्ट 4 मैग्ना कार्टा कहलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए। सी पार्ट 3 कहलाता है। और पार्ट 3 किससे डील करता है ये आप बताएंगे मुझे फटाफट, किसने क्या कहा। कई बार ना ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 65 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सर अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है, क्या कहा है? क्वाज़ाई फेडरल। और WH मॉरिस जोन्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ाई फेडरल कहा है, सॉरी बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। ये यहाँ पे गड़बड़ है इंग्लिश वाले में, छोड़ दो इसको। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, बताइए कौन सा सही है। बी ठीक है, आप सुन लो। केसी वेयर ने कहा था क्वाज़ाई फेडरल, सबसे फेमस स्टेटमेंट है ये केसी वेयर का, जो भी आपने ऊपर देखे ना, इन्होंने कहा था क्वाज़ाई फेडरल। WH मॉरिस जोन्स ने भी क्वाज़ाई फेडरल कहा था, ठीक दिया हुआ है। और ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा था, नहीं, WH मॉरिस ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा और ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा था कोऑपरेटिव, ठीक है ये। 66 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संपत्ति के अधिकार को 1976 के 42nd अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग एक सेकेंड, हाँ, 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? एक लीगल राइट है। और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। एक्सेप्ट 20 एंड 21, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359। बताएंगे आप सही कौन सा है? ये आपका सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है। राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 1976 तो ये ठीक है, नहीं 1978 हो जाएगा ना, ठीक। तो ये थोड़ा सा देखना है। 67 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, एस्टिमेट्स कमेटी। और एस्टिमेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इनका निर्वाचन लोकसभा करता है, चुनाव। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा। बताना है आपको सही कौन सा है। बी ठीक है, 1, 2 और 3 ठीक है, 4th गलत हो गया ना। देखिए एस्टिमेट्स कमेटी 30 होती है संख्या, ठीक है बिल्कुल। टेन्योर इसका 1 साल होता है, की बात ध्यान रखनी है आपको। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 22 होते हैं, ये भी ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 मेंबर होते हैं आपके लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। और जो इसके मेंबर होते हैं, जब दोनों के मेंबर है तो सिर्फ राज्यसभा क्यों इलेक्ट करेगी? दोनों हाउस के करेंगे, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों करते हैं, प्लस LS।
68 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। एनजीटी की बात हो रही है। और खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार वर्ष 1954 में लागू किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1954। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 से आया। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की बात हो रही है। बताएंगे कौन सा सही है? ये आपका डी ठीक है, सारे ठीक हैं। तो ये जरा एक्ट वगैरह देख लो, ये बड़े फेमस वाले एक्ट हैं और इनके ईयर वगैरह जरूर पूछता है। चलो 69 गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट। आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड जो है वो पूरी तरह से संसद के नियंत्रण में है, पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, और पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। यू हैव टू हैव पार्लियामेंट्स अप्रूवल। 89 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। 54A के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, दे आर द इलेक्टोरेट एंड नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर्स। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला गलत हो गया। देखिए आर्टिकल 267 कहता है कंटिजेंसी फंड होगा, बिल्कुल। कंटिजेंसी फंड पे का जो अप्रूवल है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की मर्जी से पैसा निकाल सकते हैं। गलत विकल्प चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 क्लॉज 1 में संचित निधि का प्रावधान है। कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति का प्रावधान देता है। रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल से रिलेटेड। संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए, ए गलत हो गया। देखिए 266 क्लॉज 1 है ये, ना कि 268 क्लॉज 1, ठीक है। और कोई मनी नहीं विड्रॉ हो सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए 71 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियनों को लोकसभा में नामांकित करने का प्रावधान है। 331 क्या कहता है? दैट 2 एंग्लो इंडियंस विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। एंग्लो इंडियन शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जोड़ा गया था, और 2019 के 126th अमेंडमेंट से जो ये प्रोविजन है कि एंग्लो इंडियंस जोड़े जाएंगे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में, इसको हटा दिया गया है। ठीक बातें हैं सारी, तो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 72 सही विकल्प चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। राज्य का महाधिवक्ता कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए अधिकृत है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है वो ऑथराइज्ड है टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। राज्य का महाधिवक्ता सरकार का कानूनी सलाहकार है, लीगल एडवाइजर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान द्वारा सृजित किया गया था। कैग का जो पोस्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया था। अनुच्छेद 89(2) सब क्लॉज बी के अनुसार लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बताइए, तो ये भी ठीक है। ये 4th जो है इसलिए गलत है, आर्टिकल 85 है ये। ठीक है, और कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे पहले ही भंग करना है। तो 73 देखेंगे, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपातकाल की स्थिति में संसद का कार्यकाल एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी है तो जो टर्म है पार्लियामेंट का, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम।
राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिसॉल्व दी लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर 5 years। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बताइए। ए गलत हो गया। देखो, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट का टर्म आप एक बारी में 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 82 याद रखना जरूर से, ये पहले 2000 तक किया गया था, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 84th पहले था कि 1971 तक करेंगे, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2001 में। उससे हो गया कि ये जो प्रोविजन है अब 2026 तक यही रहेगा। और वोटिंग एज बहुत पूछता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना। 74 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 238 जो हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की 4th अनुसूची में किया गया है। द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2nd ईयर। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? टेन्योर 5 years है। करेक्ट बताइए। बी ठीक है, 1st, 2nd और 3rd ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/3 रिटायर हो रहे हैं हर, क्या कहते हैं, दूसरे साल। तो टेन्योर आप देखना, टेन्योर 6 साल है वैसे, ठीक है। तो ये देख लेना। अभी फिलहाल जो है ये तो अधिकतम है, अभी फिलहाल कितनी है? 245 है स्ट्रेंथ, ठीक है। 245 में से 225 तो आ रहे हैं आपके स्टेट्स वगैरह से, और 8 आ रहे हैं यूटी से, और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रेजेंट स्टेट बता रही हूं मैं आपको, 245 है ये, ठीक। 75 गलत विकल्प चुनना आपको, इनकरेक्ट। आर्टिकल 79 इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। देयर विल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122 तक संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति का वर्णन किया गया है। फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब। आर्टिकल 162 क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। मतलब आर्टिकल 162 क्लॉज 1 कहता है, गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट अपॉइंट्स अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एडवोकेट जनरल। और 148 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत है, क्यों? 165 क्लॉज 1 है ये कि गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। 76 सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, 31। बताइए। ए ठीक है, बस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। 19 से 22 फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 हैं। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? रिलीजन वाला, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और एजुकेशनल राइट्स हैं 29 से 30। 31 कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी है ये, जो कि अब एक लीगल राइट है। पढ़ा नहीं पढ़ा? गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंधी भाषा को 2011 में 96th अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया था। और ये BDMS ऐसे याद कर लो, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये किससे जोड़ी गई? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003 का। और कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, KMN, ये 71st 1992 से जोड़ी गई। बताना है कौन सा ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। ये ए गलत हो गया, ये सिंधी नहीं जोड़ी गई थी, उड़िया।
ORIYA, उड़िया जोड़ी गई थी इससे, ठीक है। और सिंधी फिर जोड़ी गई थी आपकी 21 से 1967, 21 अमेंडमेंट 1967 से, ठीक। सेवेंटी 1976 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर एक समिति का गठन किया गया था? अ कमिटी ऑन दी community development and panchayati raj was formed under the chairmanship of who among the following? CM कोरिया, श्रीमती दया चौबे, जी रामचंद्रन और के संथनम। ये आपके श्रीमती दया चौबे, याद रखिएगा। अब देखिए, कोरिया कमीशन जो था वो था अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, किससे? शहरीकरण से। तो अगर इनका आ जाए तो शहरीकरण, और चौबे हो गया, ठीक है, पंचायती राज वाला। जी रामचंद्रन से संबंधित थी, पंचायती राज के ट्रेनिंग सेंटर बने थे इससे, ठीक है, पंचायती राज के, PTC लिख लो, पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर। और के संथानम जो है, इनके में पंचायती राज के इलेक्शन, पंचायती PR राज इलेक्शन, PRE ऐसे कर लो, प्री, ठीक है। 79 वैधानिक निकाय चुनिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज देख लीजिए जल्दी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये C हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, देखिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, 2004 का है, साल भी पता होने चाहिए। और ये विमेन वाला आपका स्टैट्यूटरी है 1992 का, माइनॉरिटीज वाला है 1993, ह्यूमन राइट्स है 1993, एक और है चाइल्ड राइट्स वाला, टू 2007 का है। 80 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। टेन्योर कितना होता है हाई कोर्ट के जज का? जब तक वो 65 साल के ना हो जाए। हाई कोर्ट के जज रिजाइन कर सकते हैं, किसको एड्रेस करके? प्रेसिडेंट को। और हाई कोर्ट के जज को हटाया भी जा सकता है अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करें तो। और प्रेसिडेंट का ऑर्डर किसके बेसिस पे होगा? कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पारित हुआ हो पार्लियामेंट में। और आर्टिकल 226 क्या कहता है? कि हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स, रिट जारी करने की, और टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। बताइए। तो 1, 3, 4 और 5 ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया क्योंकि एज लिमिट जो है वो 62 ईयर्स है। 81। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के चुनाव के तरीके के संबंध में आपको सही विकल्प बताना है। मैनर ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है। 1/3 जो है वो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गए, इनके सदस्य आते हैं, ठीक है ना, लोकल बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज। 1/12 जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, 3 स्टेट स्टैंडिंग, और जो स्टेट में रहते हों, ठीक है। और 1/12 टीचर्स इलेक्ट करते हैं, 3 ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट, और नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल, मतलब स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होना चाहिए टीचर्स का। 1/3 जो है उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। 1/6 चुने जाएंगे विधान परिषद के कुल सदस्यों में से। 1/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, और 5/6 राज्यपाल नामित करेंगे। बताइए। तो ये बी हो गया। 1, 2, 3, 4। 5th क्यों गलत है? देखो उल्टा दिया हुआ है। 5/6 जो है वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, और 1/6 नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, ठीक। 82 सही चुनना है आपको। 360 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। मतलब इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 कहता है। 352 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल।
आर्टिकल 356 भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरे के कारण लगे आपातकाल को कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट जो है उसमें खतरा है। आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 मंथ। करेक्ट बताना है, करेक्ट डी है बस। अब सुनो, नेशनल इमरजेंसी है 352, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट रूल है आपका 356, 4 का गैप है, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और जब अप्रूवल मिल गया तो इमरजेंसी लगी रहती है 6 महीने तक। ठीक है, और फिर हर 6ठे महीने पे पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। 83 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के संविधान में वित्त आयोग को आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान किया गया है। जो फाइनेंस कमीशन है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। वित्त आयोग केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तय करता है। फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स द शेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फाइनेंस कमीशन चेयरमैन प्लस 6 और मेंबर जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ क्यों गलत हो गया? देखो, मेंबर और जो चेयरमैन है उनके अलावा 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, यहां लिख देती हूं 4 होते हैं ना कि 6। 84 पंछी कमीशन, पंछी आयोग की बात हो रही है, उनकी अनुशंसाओं के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। इस आयोग ने समवर्ती सूची पर कहा कि इससे संबंधित विधेयक पेश करने से पहले अंतर राज्य परिषद से परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इंटरस्टेट काउंसिल शुड बी कंसल्टेड। ठीक है, इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम 2 साल पहले तक सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। मतलब गवर्नर जब अपॉइंट होने वाले हैं तो ही शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एटलीस्ट 2 years बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का वोट या मत होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए से गवर्नर की नियुक्ति में, जो कि नहीं है। इस आयोग ने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन को एक ही राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। प्री पोल अलायंस जो है इट शुड बी कंसिडर्ड अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तो सारी बातें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पंछी कमीशन डायरेक्टली पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। ठीक है, मदन मोहन पंछी थे ये, 2007 का कमीशन है ये, एक ये भी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और रिपोर्ट दी थी इन्होंने मार्च 2010 में। 85 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चुनावी सुधार और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति आई थी सजेशंस देने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे और आरपीए एक्ट 1951 के अमेंडमेंट में। आर्टिकल 268 के अनुसार स्टैंप शुल्क राज्य सरकार लगाती है। स्टैंप ड्यूटी इज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। आर्टिकल 281 के हिसाब से प्रेसिडेंट गेट्स एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बी 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 268 कहता है स्टैंप ड्यूटी स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक। 86 निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1952 में स्थापित राष्ट्र विकास परिषद की संरचना का हिस्सा नहीं होता? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर सारी यूटीज के, या मेंबर्स नीति आयोग के? चीफ जस्टिस नहीं होंगे ना, एनडीसी का हिस्सा है ये। एक्चुअली एनडीसी पहले था, जिनकी मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद आई थी ये। ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी। इसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, और ये यूटी वगैरह वाले होते थे। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग है उसके मेंबर होते थे। तो प्लानिंग कमीशन के मेंबर मतलब हाँ नीति आयोग के भी मेंबर थे, जो अभी नीति आयोग हो गया है। ठीक है,
87 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1991 में गठित वोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ की जांच करने से संबंधित थी। जो नेक्सस होता है ना पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में, उसको जांच करने के लिए। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। लोकायुक्त सबमिट्स हिज रिपोर्ट्स टू द गवर्नर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो था, इट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। ARC के हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लोकपाल ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये गलत है। वोहरा कमेटी आई थी 1993 में, ठीक है। चलिए 88 भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में सही विकल्प चुने। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और 2011 से हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इट्स एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट्स यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सही बताइए कौन सा है। बी ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हुआ? 6 इयर्स नहीं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट पूछ रहा था, ठीक तो है। टेन्योर आपका 6 इयर्स या फिर 65 है, ठीक है ना, जो भी जल्दी हो। और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका 6 साल और 62 है, ठीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 65, बाकी उनका 6 62। 89 राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता हेतु कुछ शर्तों के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। कब किसी को दर्जा मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का। ये कह रहा है यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध वोटों का 6% हासिल कर ले तो। If a party secures 6% of the total valid votes in 4 or more states in the general elections to the Lok Sabha or the Legislative Assembly. यदि किसी पार्टी को किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें मिलें, if a party gets 4 seats in the Lok Sabha from a state or states. यदि कोई पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतती है और ये सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। If a party wins 2% seats in the Lok Sabha and these members are elected from 3 different states. यदि किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। If a party is recognized as a state level party in at least 4 states. बताइए। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। 90 यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा के आम चुनाव या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यह शर्त वर्ष कब से जोड़ी गई है? मतलब इफ अ पॉलिटिकल पार्टी obtains 8% of the total valid votes in the general elections for the Lok Sabha or the assembly elections in a state, then it can be recognized as a state level party. ये कब ऐड हुआ? ये 2011 में ऐड हुआ। 91 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका उल्लेखन संविधान के अनुच्छेद 326 में है। इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ये आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है। संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनावों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हैज बीन गिवन द पावर टू मेक लॉज फॉर इट्स इलेक्शंस अंडर आर्टिकल 328। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 5 में दिए गए हैं। बताइए। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कोई गलत नहीं है। 92 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स अर्बन बॉडी एंड 3 टायर पंचायत इलेक्शंस। राज्य चुनाव आयोग
भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क्स अंडर द इलेक्शन कमीशन। और देश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य ने किया था। सी गलत हो गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन गवर्नर के अंडर काम करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन के। कोई एक दूसरे की हायरार्किकल बॉडी थोड़ी है, गवर्नर के अंडर प्लेस्ड है ये। 93 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पंचायत चुनाव के लिए नाम जोड़ने, हटाने और प्रकाशित करने सहित मतदाता जानकारी तैयार करना राज्य चुनाव आयोग के कार्यों में से एक है। प्रिपरेशन ऑफ वोटर इंफॉर्मेशन फॉर पंचायत इलेक्शंस इंक्लूडिंग एडिशन, डिलीशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेम्स। भारत निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। पंचायत और नगर पालिका चुनावों के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं, गवर्नर करते हैं नोटिफिकेशन जारी। बताइए। सही है सारे। 94 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लोक सेवा आयोग की स्थापना सर्वप्रथम ली आयोग की अनुशंसा पे हुई थी। ली कमीशन जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड था कि आना चाहिए ऐसा कुछ। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में आपके 16 पार्ट में है, पार्ट 16 में। और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्य, नियुक्ति, निष्कासन, शक्तियां, कार्य, ये सब जो है ये आर्टिकल 315 से 323 तक दिए हुए हैं। ये सब जो है पूरा इंडिपेंडेंस है इन सब की कॉन्स्टिट्यूशन में। सी गलत हो गया। ये पार्ट 14 है, ठीक है, ना कि पार्ट 16। 95 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में सिविल सेवा परीक्षा सर्वप्रथम प्रयागराज में आयोजित की गई थी। पंचायतों के चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 क्लॉज ओ में है। भारतीय वन सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। बताइए। ए और बी दोनों ठीक है। और इसका सन आपको बता दें कब स्थापित किया गया था। ये बात कर रहा है फॉरेस्ट सर्विस की, तो ये आई थी आपकी 1966 में। 96 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए गए हैं। Provisions relating to the election of members of Rajya Sabha have been taken from South African Constitution. मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रशिया से लिया गया है। पहला ठीक है बस। फंडामेंटल ड्यूटी आए हैं आपके रशिया से और जॉइंट सिटिंग आया है ऑस्ट्रेलिया से। 97 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है। टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज 3 इयर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा, शर्तें और कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हैं। सर्विस कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है, ना कि प्रेसिडेंट को। 98 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 5 पदेन सदस्य हैं। एक चेयरमैन है, 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं, 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक महासचिव है जो इस आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। एक जनरल सेक्रेटरी हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और मुख्यालय नई दिल्ली है, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से मुख्यालय भारत में कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है। बताइए इनकरेक्ट। ए गलत हो गया। 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 7 एक्स ऑफिशियो। 99 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में हुई एक अधिनियम द्वारा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 से आया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। जो सर्विस कंडीशंस हैं चेयरमैन की, मेंबर्स की, वो प्रेसिडेंट करते हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। बताइए।
बी गलत हो गया। फिर से प्रेसिडेंट का काम नहीं है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो अब तो आप लोग हो जाएंगे खुश। पॉस्को अधिनियम 2012 में बाल शब्द को डैश से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब पॉस्को एक्ट में टर्म चाइल्ड कितने उम्र के बच्चे? 18। पॉस्को की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो हमारा टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम नेक्स्ट हमारे डिस्कशन में, तब तक के लिए पढ़िए आराम से। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत है परेशानी है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्कोर कमेंट कीजिए, टेस्ट का तभी फायदा है, ठीक है? चलिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू।